कभी 6 मुल्कों की फौज उसकी दुश्मन थी, आज उसका दुश्मन सिर्फ एक बाकी है और वो है ऑक्सीजन। 7 बिखरी हुई रियासतों को जमा करके चीन बनाने वाले पहले शहंशाह की फौज आज भी महफूज है, असली चेहरों के साथ मौजूद है। 2180 साल से गुमशुदा फौज का मिलना पिछली सदी की सबसे बड़ी तारीखी दरियाफ्त थी। उसने इंतजाम ही कुछ ऐसा किया था कि लोग उसकी तारीख बदल ही नहीं सके। हम पर एक हिस्टोरियन का कर्ज भी है कि उसने हमें वो कुछ बताया जो शायद हम ना जान पाते। हजारों सिपाहियों और ऑफिसर्स में से कोई से दो चेहरे एक जैसे नहीं है। उसने 13 साल की उम्र में अपना मकबरा बनवाना शुरू किया और सल्तनत के दरियाओं में लिक्विड मरकरी बहा दी। कैसे? ऐन मुमकिन है उसके मकबरे में आज भी वेल मछली के तेल से रोशन किए गए चिराग मौजूद हैं। तारीख मालूम करने की जल्दबाजी में तारीख जाया कर देना हमाकत है। आज आप जिस चीन को लैंड मैस के एतबार से, खुश्की के रकबे के एतबार से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और ओवरऑल तीसरा सबसे बड़ा मुत्तहिद मुल्क देखते हैं, जिसकी एक जुबान, एक रस्मुल खत और एक नाम है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 2200 साल पहले एक शहंशाह चिन शी हुआंग ने 6 बड़ी रियासतों को और छोटी बड़ी मिलाएं तो 12 रियासतों को फतह करके इसे मुत्तहिद किया था। चिन शी हुआंग ही की मुनासबत से इसे चीन कहा गया, वो नाम जो आज तक सलामत है। पहले शहंशाह को चाइनीज हिस्ट्री में लेजेंडरी हैसियत हासिल रही है। इसी ने तमाम रियासतों की मुख्तलिफ जुबानों और लिखने के अंदाज को एक करवाया था, ट्रांसलेशन वगैरह करवाकर बाकी तहरीरों को खत्म कर दिया था। इसी शहंशाह ने मुख्तलिफ रियासतों की दीवारों को जोड़कर अजीम दीवारें चीन बनाने का आगाज किया था। कुल मिलाकर वो 36 साल हुक्मरान रहा। मुतहद्दा चीन का शहंशाह वो सिर्फ 7.5 साल रहा और सिर्फ 49 बरस की उम्र में, 49 ईयर्स की एज में नीम हवास बाख्ता होकर मर गया। इस पहले शहंशाह के बारे में ऐसी ऐसी कहानियां मशहूर थी कि लोग इन कहानियों को देवमालाई दास्तानें समझते थे, हकीकत नहीं मानते थे। चीन के अव्वलीन हिस्टोरियन सिमाचन ने इस पहले चाइनीज शहंशाह चिन शी हुआंग की तारीख बहुत तफसील से अपनी तहरीरों 5 शहंशाहों के अरूज व ज़वाल की दास्तान में लिखी है। अगरचे वो खुद पहले शहंशाह का मौरख नहीं था, उसका दरबारी नहीं था, उसके बाद आने वाले उसके दुश्मन हुक्मरान का सरकारी मौरख था, मगर फिर भी उसने पहले शहंशाह के बारे में बहुत कुछ मुहतात अंदाज में लिखा था। लेकिन ये भी जो उसने लिखा था इतना अजीमुशान और अजीबोगरीब लगता था कि बाद में आने वालों ने इसे भी मुबालगा आराई ही समझा। मसलन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के नाम से उनकी जो तहरीरें इंग्लिश में छपी, उसके 5वें बाब में वो कुछ ऐसा लिखते हैं जिसका खुलासा यूं है कि पहले शहंशाह चिन शी हुआंग ने तख्त संभालते ही अपने मकबरे पर काम शुरू करवा दिया था। उसका मज़ार एक पहाड़ी मोटली के नीचे पिघली हुई कांसी और ब्रॉन्ज की मदद से बनाया गया था। मकबरे में महल्लात, दीवान, सरकारी ओहदेदारों के हुबहू मुजस्समे, नायाब बर्तन, शहंशाह के इस्तेमाल की अशिया और पसंदीदा उसके जानवर और परिंदों की नकलें तैयार करवा कर रखवाई गई थी। कारीगरों ने शहंशाह के मकबरे में ऐसे खुदकार तीर कमान भी फिक्स किए थे, ऐसे ट्रैप्स भी लगाए थे कि अगर कोई भी मकबरे में दाखिल होने की कोशिश करे तो ये तीर चल जाए। शिमाचियान की हिस्ट्री में सबसे अजीब बात यह थी कि शहंशाह ने अपने मकबरे में अपनी सल्तनत के तकरीबन तमाम बड़े दरिया और समंदर और पहाड़ बनाए थे। दरियाओं में लिक्विड मरकरी को, पारे को एक खास मैकेनिज्म से बहता हुआ छोड़ दिया गया था। मकबरे की छत को रात के चमकते आसमान की तरह दिखाने के लिए इसमें चमकते हुए मोती सजा दिए गए थे। कितनी ही दौलत छत पर जड़ दी गई थी कि ये आसमान लगे। मकबरे में लंबे अरसे तक जलने वाली मशलें नस्ब की गई थी और इनमें वेल मछली की चर्बी से बने ऑयल को इस्तेमाल किया गया था। अब यूं था दोस्तों कि सिमाचन की कहानी जो उसने बांस की खपचियों पर ऊपर से नीचे लिखी थी, आज किसी के पास नहीं है। कई खाना जंगियों में इसका हिस्सा खो गया, कुछ हिस्सा इसका आग में जल गया, कुछ रिकॉर्ड इधर उधर जब कैपिटल्स ट्रांसफर हुए तो वहां खो गए। मगर इसकी कुछ नकलें, इसकी कॉपीज बहरहाल बहुत शुरू में तैयार कर ली गई थी और सीना बसीना भी ये कहानी अगली नस्लों को मुंतकिल होती रही। लेकिन चूंकि इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं था तो ज्यादातर लोग सिमाचन की कहानी को इस नकल होती हुई जो कहानी आई थी से कदीम लेजेंड ही मानते रहे, यहाँ तक कि मार्च 1974 की गर्मियां आ गई। तारीखी चाइनीज शहर शियान से 40 किलोमीटर दूर एक गांव में कुछ देहाती अपनी फसलों के लिए कुआं खोद रहे थे। इनमें से एक की कुदाल एक पकी हुई सुर्ख मट्टी के सख्त लेकिन टूटे हुए मुजस्मे के टुकड़े से टकराई। कानून के मुताबिक देहातियों ने साइट पर फौरन काम बंद कर दिया और गवर्नमेंट को इतला दे दी। जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग आए, उन्होंने सर्वे किया और इस जगह खुदाई की तो एक के बाद एक पकी हुई सुर्ख मट्टी से बने मुजस्मों के टुकड़े, टेराकोटा पीसीज मिलने लगे। ये सैकड़ों नहीं हजारों छोटे बड़े टुकड़े थे। बेइंतहा कारीगरी और मेहनत से छोटे बड़े टुकड़ों को जोड़कर तकरीबन 400 टुकड़ों को जोड़कर जब एक मुजस्मा बनाया गया तो ये 6 फीट से ऊपर और 7 फीट से कम का एक सिपाही का मुजस्मा था जो शाही फौज का सिपाही लग रहा था। फिर ये 1, 2 या 150 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में मुजस्मे थे, उनके पीसीस थे। ये मिनिएचर में कुछ इस तरह दिखाई देते हैं जैसे ये आम मुलाजिम और सिपाही हैं, उसके बाद आर्चर है, उसके बाद हाई रैंकिंग एक जनरल है और फिर ये कैवलरी हॉर्स है जो जंग में काम आता था। 2180 साल से सोए हुए वॉरियर्स की खामोशी 1974 में टूट चुकी थी। ग्रैंड हिस्टोरियन सिमाचन एक बार फिर रेलिवेंट हो गया था क्योंकि वो गलत हरगिज नहीं था। दोस्तों 1974 में सिर्फ एक मुकाम से टेराकोटा वॉरियर्स दरियाफ्त हुए थे। इसके बाद अगले 2-3 बरस में इसके करीब 2 और पिट्स दरियाफ्त हुई, 2 और खानियां दरियाफ्त हुई जिनमें सोल्जर्स थे, पिट 2 और पिट 3। ये पूरी जगह और इसके साथ शहंशाह का मकबरा एक म्यूजियम में बदल दिया गया। नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के मुताबिक अपने असल में पूरा कॉम्प्लेक्स कोई 38 मुरब्बा मील, कोई 98 मुरब्बा किलोमीटर पर कभी होना चाहिए, आज ये 56 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसका एक एक इंच आज अजायब घर का हिस्सा है।
इसकी दरियाफ्त 1974 से लेकर अब तक यहाँ से मजमूई तौर पर 8,000 से ज़्यादा टेराकोटा वॉरियर्स, 600 के करीब घोड़े, कई हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, शहनशाह के ज़ाती खादिम, पालतू जानवर, राजहंस जैसे खूबसूरत परिंदे और हज़ारों ब्रॉन्ज की तलवारें निकाली जा चुकी हैं। ऐसी तलवारें और नेज़े और असलहा जिसकी धार और मजबूती आज भी कायम है। यूं लगता है कि शहनशाह चिन शी हुआंग ने अपने साथ पूरे निज़ाम का डुप्लीकेट भी दफन करवाया था। ओके, उस पूरे निज़ाम की अभी तक सिर्फ 3 खाइयाँ, 3 पिट्स ही एक्सकवेट की जा चुकी हैं, निकाली गई हैं, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी के मुताबिक इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 180 से 200 के करीब छोटी बड़ी पिट्स हैं जिन्हें अभी खोलना बाकी है, लेकिन इन्हें खोलना फिलहाल बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया गया? इसका जवाब आपको इस पहली पिट नंबर 1 में पहली खाई में मिलेगा। ये वही साइट है जिसे सबसे पहले किसानों ने इत्तफाकन दरियाफ्त किया था। यहाँ सुर्ख मट्टी से पके हुए 6,000 से ज़्यादा टेराकोटा वॉरियर्स बेरंग मुजस्मों की तरह खड़े हैं, लेकिन जब इन्हें निकाला गया था, एक्सकवेट किया गया था, तो ये इस तरह नहीं थे। ये मिलिट्री यूनिफॉर्म्स के रंगों से सजे हुए थे। इन्हें 2000 साल तक वक्त और दुश्मन बेरंग नहीं कर सका था, लेकिन जैसे ही इन्हें हवा लगी, माहौल से ऑक्सीजन मिली, इनके रंग उड़ गए। पहले ये कुछ इस तरह रंगीन यूनिफॉर्म्स में थे जब इन्हें दफन किया गया था मिट्टी में, या जब इन्हें निकाला नहीं गया था उस वक्त तक। हर रैंक का अपना एक ड्रेस कोड और बैजेस थे, लेकिन ऑक्सीडाइज होने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आने लगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। मिनिएचर में भी इसी हिसाब से बनाए गए हैं जैसे वो आमतौर पर आजकल नजर आते हैं। यही इनका मारूफ रूप है। इसलिए इसका सबूत कि ये कभी रंगदार थे हमें पिट नंबर 2 में मिलता है, जहां आप इस तीरंदाज को देख सकते हैं। अगर चाह इसको भी दरियाफ्त हो जाने के बाद अपने रंगों से महरूम होना पड़ा, मगर ये तस्वीर चूंकि फौरन बना ली गई थी, इसलिए इसमें कुछ रंग कायम है। लेकिन इसकी डिटेल्स आपको चंद कोनों खुदरों में भी नजर आती हैं। इस वक्त बाकी रंग इसका उड़ चुका है। इन्हीं ट्रेसेस से हम देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि 2000 साल पहले इन्हें बनाने के बाद किस खूबसूरती से मिलिट्री यूनिफॉर्म्स में रंगा गया था। जो बाकी 600 के करीब छोटी बड़ी पिट्स हैं, उनके रेलिक्स को असली शक्ल में महफूज रखने के लिए ही, उनके रंग कायम रखने के लिए भी और उनकी दीगर डिटेल्स को महफूज रखने के लिए ही कुछ मुद्दत के लिए एक्सकवेशन बंद कर दी गई थी। अब सिर्फ कुछ पिट्स के उन हिस्सों को खोला जाता है, वहां एक्सकवेशन की जाती है जहां से आर्टिफैक्ट्स को महफूज अंदाज से निकालने की तकनीक और मशीनरी चाइना ने तैयार कर ली होती है। और ये साइंस आपको यहाँ सेकंड पिट में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की सूरत में नजर आती है। यही वो आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड एक्सकवेशन सिस्टम्स हैं जिनकी मदद से जमीन के नीचे मौजूद तारीखी नवादरात को, रेलिक्स को तलाश किया जाता है। इसी से पेनिट्रेटिंग रेडार्स के जरिए, मैग्नोमेट्री से और मट्टी के तज्जिए से, सॉइल सैंपलिंग से जमीन में छुपे हुए, दबे हुए स्ट्रक्चर्स के नक्शे बनाए जाते हैं। जहां जहां टेराकोटा वॉरियर्स का या किसी भी तारीखी स्ट्रक्चर का जेरे जमीन सबूत मिलता है, पता चलता है, वहीं पर इस डिस्कवरी मशीन को लाकर इंस्टॉल कर दिया जाता है। एक शीशे का कमरा मखसूस हिस्से को ढांप लेता है और इस क्लास रूम में फिर वो इन्वायरमेंट पैदा कर दिया जाता है जो रेलिक्स को गहराई से निकालने में और निकालने के बाद महफूज रखने में मदद देता है। फिर इसके साथ रेल की पटरी नुमा गाड़ियां भी चलती हैं जो नवादरात को, रेलिक्स को यहाँ से बाहर ले जाती हैं। एक एक सैंपल को तलाश करने और महफूज हालत में निकालने के लिए महीनों तक कई लोगों के ग्रुप्स को काम करना पड़ता है। दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि चाइना सिर्फ अपनी तारीख ही तलाश नहीं कर रहा, बल्कि वो ऐसी साइंस इन्वेंट भी करता जा रहा है जो बाकी दुनिया को भी गुमशुदा तारीख ढूंढने में मदद देगी। काश हमारे मुल्क पाकिस्तान के माशी हालात भी इतने अच्छे कभी हो जाएं कि हम भी ऐसी मशीनरी और इतने वसाइल के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन की हज़ारों साल पुरानी तारीख खोज सकें, महफूज कर सकें और अपनी आने वाली नस्लों को बता सकें कि हमारी अपनी सिविलाइजेशन भी, हमारी तारीख भी, हमारी हिस्ट्री भी बहुत शानदार है, बहुत कदीम है। चाइना ये सब करके दिखा रहा है तो हम उससे सीख तो सकते ही हैं। ये जदीद मशीनरी, ये आर्कियोलॉजिकल जो सिस्टम्स हैं, ये इस बात में भी मदद करते हैं कि हम ये समझ सकें आज कि हज़ारों साल पहले इतनी शानदार टेराकोटा आर्मी को महफूज करने का तरीका क्या इस्तेमाल किया गया था। ये पॉइंट समझने के लिए हम म्यूजियम की थर्ड पिट में जाते हैं। यहाँ दीवार पर एक एनिमेशन के जरिए डिटेल्स दिखाई जा रही थी जब हम वहाँ पहुंचे। आप इसका कुछ हिस्सा देख भी सकते हैं कि कैसे 5 मीटर गहरी मुस्ततील रेक्टेंगुलर शेप्ड पिट, एक खाई खोदी जाती थी। फिर इसकी ढिलवानी दीवारें मजबूत की जाती थीं और इनमें टेराकोटा वॉरियर्स, घोड़े, बगियां और मिलिट्री स्ट्रेटजी के मुताबिक दीगर एलिमेंट्स यूं रख दिए जाते थे जैसे कि असली जंग के दौरान होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर मजबूत मोटी लकड़ी का शहतीर डाल दिया जाता था। इसके ऊपर 2.5 मीटर ऊंचे इंग्लिश हर्फ एक्स की शक्ल में शहतीरों का एक जाल बिछा दिया जाता था। इसके ऊपर और दरमियान में फिर मट्टी डालकर पूरा स्ट्रक्चर छुपा दिया जाता था। साथ में कुछ दूसरे मटेरियल्स भी इस्तेमाल किए जाते थे जिनसे छत मजबूत हो जाती थी। उस एहतमाम से महफूज करने का फ़ायदा ये हुआ कि आज आप और हम 5 मीटर गहराई में देख सकते हैं कि 2200 साल पहले शहनशाह की फ़ौज के सीनियर जनरल्स प्लानिंग कैसे करते थे, वो सोसाइटी कैसी थी। क्यूरियस फेलोज यहाँ आपको एक और दिलचस्प और हैरत अंगेज़ बात बताते हैं। देखिए कि शहनशाह चिन शी हुआंग ने अपनी टेराकोटा आर्मी को बनाते हुए इस बारीकी का भी बहुत ख्याल रखा था कि पहली खाई के सोल्जर्स, वो सिपाही जो लड़ने के लिए तैयार हैं, उनके चेहरे तने हुए, संजीदा और गुस्से में होने चाहिए। लेकिन पिट नंबर 3 जहां प्लानिंग हो रही है, यहाँ सीनियर कमांडर्स और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह के चेहरे कदरे पुरसुकून हैं, तने हुए नहीं हैं। आपको और हमें हज़ारों साल पहले के उन कारीगरों की कारीगरी की और इस बारीकी की दाद जरूर देनी चाहिए। तो खैर दोस्तों, अब तक ये 3 पिट्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को खोला गया है, एक्सकवेट कर लिया गया है, जिनमें फर्स्ट पिट सबसे बड़ी है और अक्सर इसी की तस्वीर आप मीडिया में और फिल्म में देखते हैं। इस पिट में यहाँ 6 से 8 हज़ार इन्फेंट्री सोल्जर्स यानी पैदल फौज के सिपाही मशरिक की तरफ मुंह किए खड़े हैं। इनके तने हुए चेहरे बता रहे हैं कि वो दुश्मन से मुकाबले के लिए चाको चौबंद हैं।
मॉडर्न स्टैंडर्ड में भी ये एक पूरी डिवीजन फोर्स बनती है। ये शहनशाह चिन शी हुआंग की असली इन्फेंट्री फौज का हूबहू वर्जन है। ये उसी फॉर्मेशन में खड़ी की गई है जिससे शहनशाह ने 6 रियासतों को फतह करके चीन की बुनियाद रखी थी। शहनशाह ने अपने मरने के बाद वाली जिंदगी के लिए अपनी फौज को इस हद तक असली हालत में तैयार करवाया कि उनके कद काठ भी असली फौज के बराबर या इससे कुछ बड़े रखे गए, मिनिएचर फौज नहीं बनाई गई। इनमें से हर मुजस्मा कम से कम 6 फुट और ज्यादा से ज्यादा 7 फुट से कुछ कम है। 6 और 7 के दरमियान इनकी हाइट है। आप 1984 की इस तस्वीर से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि टेराकोटा वॉरियर्स मिनिएचर आर्मी नहीं थी इन सोल्जर्स की तरह जो हमारे टेबल पर पड़े हैं। पिट 1 में लाइफ साइज स्टैचूज हैं। 1984 में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट रेगन फर्स्ट लेडी के साथ चाइना आए तो उन्हें टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम दिखाने यहाँ पर लाया गया था। वैसे तो किसी को भी आज इजाजत नहीं कि कोई भी इन खामोश सिपाहियों के दरमियान खड़ा होकर अपनी तस्वीर बनवा सके या चल फिर सके, लेकिन तब प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी को इनके दरमियान चलने फिरने का मौका दिया गया था। आप देख सकते हैं कि टेराकोटा वॉरियर्स 6 फुट 1 इंच के रोनाल्ड रेगन से भी कुछ बड़े दिखाई देते हैं या कम से कम इनके बराबर हैं कुछ। इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि शहनशाह चिन शी हुआंग ने अपनी फौज में भर्ती का कुछ सख्त स्टैंडर्ड भी रखा हुआ था। कोई कमजोर शख्स उनकी फौज में भर्ती नहीं हो सकता था, जब तो वो फिर अपनी जिंदगी में तमाम जंगें जीतने में कामयाब रहे थे। साथियों, पिट 1 की फॉर्मेशन को एक बार फिर गौर से देखें। इसमें सबसे आगे 3 लंबी कतारों में लाइट इन्फेंट्री है, पैदल सोल्जर्स हैं। इनके हाथों और बाजुओं की पोजीशंस आपको कुछ बता रही हैं। दरअसल इनके बाजुओं में कभी लंबे लंबे नेज़े होते थे जिन्हें बाद में चीन शहनशाह के दुश्मनों ने बगावतों के दौरान चुरा लिया। इन पहली 3 कतारों के बाद पीछे 30-30 तवील कतारें हैं, मजीद कॉलम्स हैं जिनमें हैवी इन्फेंट्री है। इनके पीछे फिर कैवेलरी है, घुड़सवार दस्ते हैं और उसके पीछे आखिरी कतार में पीछे की तरफ मुंह किए सोल्जर्स खड़े। इस पूरी फॉर्मेशन के फ्लैंक्स पर दाएं और बाएं जानिब जो सोल्जर्स हैं इनका रुख साइड्स की तरफ शुमालन जुनूबन रखा गया। अब ये दोनों पोजीशंस यानी आखिरी कतार की और दाएं बाएं की जाहिर है इसलिए थी कि अपनी फौज को दुश्मन के घेरे में आने से बचाया जा सके, दुश्मन कहीं छुप कर पीछे से वार न करते। शहनशाह चिन शी हुआंग ने इस डिप्लॉयमेंट को हमेशा के लिए महफूज कर दिया जिससे उसने चीन को चीन बनाया था। यहाँ तक कि इसका एक एक सिपाही आज भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इन हजारों सिपाहियों की लाइंस में कोई 2 चेहरे भी आज आपको एक जैसे नहीं मिलते, क्योंकि शहनशाह ने अपनी असली फौज ही के टेराकोटा मुजस्मे बनवाए थे। शहनशाह ने जब मकबरे की तामीर शुरू करवाई तो 8 किस्म के अलग अलग यूनिफॉर्म्स के ढांचे बनवाए, जिनमें हाई रैंकिंग जनरल्स से लेकर आम सिपाही तक और मुलाजमीन और ब्यूरोक्रेट्स तक के अलग अलग डिटेल्ड मुजस्मे बनवाए गए। सर के बालों से लेकर जूते तक हर कैटेगरी का अलग पहनावा दिखाया गया। एक एक सिपाही के जिम्मे था कि वो अपने चेहरे का मास्क बनवाने में भरपूर ताउन करे ताकि शहनशाह की मौत के बाद भी वही उसका सिपाही हो, वही उसकी फौज में हो। ये सिपाहियों के लिए भी, उनकी फैमिलीज के लिए भी एक एजाज की बात थी। उनके सबके हूबहू मास्क तैयार करने, अजीमुशान मकबरा तामीर करने के लिए इंजीनियर्स की एक पूरी खेप शहर के करीब लाकर बसाई गई। उसी ने तमाम सिपाहियों के चेहरों के मॉडल्स तैयार किए, उन्हें मिट्टी में पकाया गया, मॉडल्स को पुख्ता किया गया, अंदर से मजबूत किया गया और उस सिपाही, ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट के रैंक के मुताबिक उसकी वर्दी वाले ढांचे पर फिट कर दिया गया। अगर दोस्तों सिर्फ इस कारीगरी पर आप हैरान हो रहे हैं तो अभी थोड़ी सी हैरत बचा लें, क्योंकि हैरत का सामान अभी कुछ और भी बाकी है। एक तो ये कि चीन को मुत्तहिद करने वाले शहनशाह की ये सारी फौज वैसी की वैसी आज आप देख सकते हैं, उसका बड़ा हिस्सा, ये तो हैरत की बात हुई, लेकिन साथ में ये भी कि आप उस बड़ी ईंट को बनाने वाले इंजीनियर का नाम भी जान सकते हैं जिस पर हर टेराकोटा स्टैचू खड़ा है। जी हाँ, चीफ आर्किटेक्ट ने यह भी यकीनी बनाया था कि एक भी पत्थर ऐसा ना हो जिसे बनाने वाले को ट्रेस ना किया जा सके। वैसे ये तकनीक कदीम चाइनीज इंजीनियर्स हर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया करते थे। दीवारें चीन पर आज भी वो पत्थर मौजूद हैं जिन पर उसको बनाने वाले का नाम है। बहुत से तो रिप्लेस हो गए लेकिन कुछ मौजूद हैं। ये इसलिए अहम था कि हर कोई अपनी पूरी जिम्मेदारी महसूस करे और बेहतरीन पत्थर तैयार करे। ऐन मुमकिन है कि इस तरह से बुरा काम करने वाले को सजा और अच्छा काम करने वाले को इनाम दोबारा भी दिया जाता। ये आर्मी इतनी परफेक्शन से बनाई गई थी कि आज भी आप इसके ऑफिसर्स, इसके आर्चर्स यानी तीरंदाज, आम सिपाहियों में, ब्यूरोक्रेट्स में और खुदाम में फ़र्क आसानी से मालूम कर सकते हैं। पिट नंबर 2 का आप ये आर्चर देखें जिसकी वर्दी का रंग हमने आपको दिखाया था। इसका लिबास और इसके मुकाबले में इस हाई रैंकिंग जनरल का लिबास देखें, दोनों मुख्तलिफ हैं। दोनों के लिबास पर मौजूद क्रॉसेस की तादाद मुख्तलिफ है, अंदाज मुख्तलिफ है। फर्स्ट एम्परर की फौज के घोड़े भी स्पेशल थे। इन्हें शुमाल की ठंडी चरागाहों में खास तौर पर पाला जाता था। इनके छोटे कद खास तौर पर इसलिए मुंतखब किए जाते थे ताकि ऊंची नीची पहाड़ियों पर चढ़ने में इन्हें आसानी रहे और लंबे कद की वजह से ये फिसल कर आसानी से गिरे ना, मतलब मजबूत ग्रेविटी के घोड़े थे ये। फिर ये घोड़े निस्बतन कम खुराक पर ज्यादा सफर भी कर लेते थे। लेकिन आपको बताएं साथियों कि घोड़े की डिस्कवरी में जिस चीज़ ने आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियन को सबसे ज्यादा हैरान किया वो उसका छोटा कद नहीं बल्कि इस पर कसी हुई ये जीन थी। दरअसल आमतौर पर यही समझा जाता था कि घोड़ों पर जीन कसने का रिवाज 4वीं सदी में शुरू हुआ, कोई 1600 साल पहले, 1600 ईयर्स बैक। लेकिन टेराकोटा कैवेलरी को देखकर, इन घोड़ों को देखकर लगता है कि चीन आर्मी इससे यानी 1600 की जो तारीख है उससे भी 600 साल पहले सैडल्स का, जीन का इस्तेमाल शुरू कर चुकी थी। जरा एक लम्हे को सोचें कि अगर 2200 साल पहले शहनशाह चिन शी हुआंग ने ये सब कुछ इस बारीक बीनी से तैयार करवा के महफूज ना कर दिया होता तो किसी को इस तारीख की कानो कान शायद खबर ना होती। सब लोग सिमाचन हिस्टोरियन की तारीख को एक लेजेंड ही समझते, वो लेजेंड जो अब हकीकत साबित हो चुकी है। और अभी आपने सिर्फ इसका एक हिस्सा देखा, सुना और जाना है। इससे भी दिलचस्प कहानी यानी शहनशाह की और उसके मकबरे की कहानी तो अभी बाकी है। इस मौसूलियम की मकबरे की कहानी जिसकी अपने तई हिफाजत के लिए शहनशाह ने ये पूरी पकी हुई मिट्टी की फौज खड़ी की थी।
ये वही मकबरा है जिसके बारे में सिमाचन ने लिखा था कि इसकी छत पर मोतियों से सितारे जड़े गए हैं और वेल मछली के तेल से चिराग रोशन किए गए हैं और लिक्विड मरकरी के दरिया बहाकर उनके दरमियान में शहनशाह को दफन किया गया है। क्या ये भी सच साबित हुआ या ये तीनों बातें झूठी थी, अफसाने थे? इस पर हम अगले और आखिरी हिस्से में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि मॉडर्न साइंस शहनशाह की फौज और मरकरी के दरियाओं के बारे में क्या कहती है। आप जरूर देखिएगा। अभी अगर आप देखना चाहते हैं कि चाइना एक अजीम सिविलाइजेशन से फिर 7 यूरोपियन ममालिक का, मगरबी ममालिक का गुलाम क्यों बन गया, कैसे बन गया, और फिर उस जिल्लत से निकलकर दोबारा ग्रेट पावर कैसे बना, तो आप यहाँ टच कर सकते हैं। यहाँ देखिए रोमन अंपायर के अरूज वज़वाल की कहानी क्या थी, और ये रही मुस्लिम स्पेन की मुकम्मल तारीखी डॉक्यूमेंट्री।